हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर की और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन नेम्स एसिड्स को कैसे दिए जाते थे। आप देखेंगे कि जो एलिफैटिक एसिड्स हैं उनके ज़्यादातर हिस्टोरिकल नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद से कार्बन को अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे नंबरिंग करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन पे अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड हो गया अल्फा क्लोरोब्यूटारिक एसिड। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल में बीटा पोजीशन पे फिनाइल है, तो बीटा फिनाइल कैप्रोनिक एसिड कैप्रोइक एसिड। तो आप देखेंगे कि इनका कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये सिर्फ प्रचलित नाम है जो कि एलिफैटिक एसिड्स के लिए दिए गए थे। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एलिफैटिक एसिड्स हैं वो अपने प्रचलित नामों से ही ज़्यादा जाने जाते हैं बजाय उनके आयुर्वेदिक नेम के। तो ये स्टूडेंट्स कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम है। आप देखेंगे कि फर्स्ट एग्जांपल में फॉर्मिक एसिड है। ये चींटियों से मिलता है और इनको लैटिन भाषा में चींटियों को फॉर्मिका कहा जाता है, इसलिए इससे मिलने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड कहा गया। सेकेंड एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का, ये विनेगर से मिलता है और लैटिन भाषा में विनेगर को एसिटम कहा जाता है, इसीलिए विनेगर से मिलने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहा जाता है। ये फर्स्ट दो एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनको हम फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड ही कहते हैं, जबकि इनका आयुपैक नेम अलग है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रचलित नाम ही ज़्यादा फेमस है और जनरली हम बोलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ब्यूटारिक एसिड जो कि बटर से मिलता है, फिर कैप्रोइक एसिड जो गोट से मिलता है, और लास्ट एग्जाम्पल स्टेरिक एसिड का है जो टैलो से मिलता है और इसको ग्रीक लैंग्वेज में स्टिक कहते हैं, इसलिए स्टेरिक एसिड इसका नाम पड़ा। कुछ और कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे बेंजोइक एसिड, एक्राइलिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, पाइवेलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, थैलिक एसिड। सब स्टूडेंट ये सब कॉमन नेम है जो या तो उनके सोर्स की वजह से या उनके नेचर की वजह से उनको दिए गए। इनका कोई रूल नहीं है, कोई मेथड नहीं है, ये अपने आप में इसके यूनिक कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब स्टूडेंट हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। सबसे पहले आप कार्बन की सबसे लंबी चेन ले लेते हैं जिसमें कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यानी कि कार्बोक्सिलिक कार्बन इंक्लूड हो। ठीक है। फिर नंबरिंग करना शुरू करते हैं। जो कार्बोक्सिलिक कार्बन की नंबरिंग हमेशा क्या होती है, उसको हम देते हैं एक, फर्स्ट नंबर देते हैं। फिर एल्केन वो जो चेन होगी वो कार्बन की होगी, उसमें जो एल्केन है उसका ई हटा के ओइक एसिड लगा देते हैं। जैसे मान लो अगर दो कार्बन की है तो इथेन हुआ तो इथेनोइक एसिड, अगर एक कार्बन की है तो मेथेनोइक एसिड, दो कार्बन की है तो प्रोपेन, उसका ई हटा दिया प्रोपेनोइक एसिड। तो जो एल्केन चेन आती है लॉन्गेस्ट, उस एल्केन के ई को हटा के ओइक लगा देते हैं। ठीक है। और बाकी फिर रिमेनिंग सब्सिट्यूएंट्स की नंबरिंग करते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है उसको हमेशा फर्स्ट नंबरिंग देनी चाहिए, दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग अदर सब्सिट्यूएंट की नंबरिंग की जाती है। तो स्टूडेंट पिछले स्लाइड में पढ़े गए रूल्स के अकॉर्डिंग इन दोनों कंपाउंड्स का नाम देने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो ब्यूटेन का ई हटा के क्या बना, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। आपने जो COH के जो कार्बन है उसको फर्स्ट नंबरिंग दी, फिर ये सेकंड नंबर का, ये तीन नंबर का और ये 4 नंबर का कार्बन हो गया। आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पे एक हेलोजन सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो पूरा नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो हो जाएगा कंपाउंड, इसकी नंबरिंग करेंगे तो ट्रांस 3 फिनाइल 2 प्रोपियोनिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम है वो सिनेमिक एसिड है। प्रोपियोनिक क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, ये हो गए इसके, वो हो गया। तीसरी पोजीशन पे फिनाइल सब्सिट्यूट हो गया तो हो गया 3 फिनाइल। और दूसरी पोजीशन पे हो गया आपका एल्कीन। तो ये जो 3 कार्बन वाली जो चेन है वो एल्कीन है, तो प्रोपीन
फिर उसका ए हटा के प्रोपिनोइक एसिड करा आपने, तो यहाँ दो किसकी पोजीशन बता रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहा है। चूंकि ये ट्रांस है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांस है, तो इसलिए इसे ट्रांस रखा गया। तो ये ट्रांस क्यों आया ये भी समझ में आ गया। 3 फिनाइल, क्योंकि तीसरी पोजीशन पे फिनाइल सब्सिट्यूएंट है, और सेकेंड पोजीशन पे एल्कीन सब्सिट्यूएंट है, और प्रोपिनोइक एसिड, एल्कीन को इस प्रोपीन में ही इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है सिनेमिक एसिड। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जिन्हें आप याद रखिएगा, जैसे कि अगर दो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे डायोइक एसिड कहते हैं। सॉरी, उसे डाइओइक एसिड कहते हैं। साइक्लोएल्केन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो आप पहले साइक्लोएल्केन का नाम देंगे और फिर उसी तरह ओइक लगा देंगे। एरोमेटिक एसिड में जो सबसे सिंपलेस्ट होता है वो बेंजोइक एसिड होता है, जिसमें बेंजीन रिंग से COH जुड़ा रहता है। अगर एसिड ग्रुप सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है तो आप बेंजोइक एसिड का सब्स्टिट्यूट मान के नाम देंगे। लेकिन अगर एसिडिक ग्रुप एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा रहता है तो आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और फिर फिनाइल सब्स्टिट्यूट नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने प्रीवियस स्लाइड में जो ट्रांस फिनाइल वाला एग्जांपल पढ़ा था वो इस पॉइंट से क्लियर होता है। उसमें आपने फिनाइल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया था, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सीधे रिंग से ना जुड़ के एल्केन चेन से जुड़ा हुआ था। स्टूडेंट, पीछे पढ़ाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग आप इन 3 क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ आपको लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी है। ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया पेंटेन का डेरिवेटिव। पेंटेन के ई को हटा के ओइक लगा देंगे तो ये हो गया पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। सेकेंड, उसमें आप देखेंगे कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तीसरी पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल में आप देखेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है, इसमें 4 कार्बन है, लेकिन इसकी सेकंड पोजीशन पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग इन तीनों को आयुपैक नॉमेनक्लेचर करना कितना आसान है। बच्चों, ये आपके होमवर्क के लिए है, आपको इन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका नाम देना है। मैं बता देती हूँ, ये साइक्लोएल्केन, मैं एक हिंट दे देती हूँ सारे एग्जाम्पल में। ये साइक्लोएल्केन डेरिवेटिव है, ये भी साइक्लोएल्केन डेरिवेटिव है, ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड क्योंकि इसमें COH ग्रुप रिंग से साथ जुड़ा हुआ है, ये भी बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव रहेगा। ये बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव नहीं है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी और फिनाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लेंगे। इसी तरह ये वाला भी आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और फिनाइल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो ये 6 क्वेश्चंस है जो आपको घर पे करने हैं। और ये बच्चों दूसरा होमवर्क है, आपको नेम के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे जैसे नाम दिया गया है वैसे वैसे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ेंगे वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। बच्चों, आपने अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा था कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके 2 कारण होते हैं। पहला तो हाई पोलैरिटी, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो हाईली पोलर ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें चार्ज वेरिएशन डेवलप हो जाता है। जैसे ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। OH में भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो इन सब के कारण जो चार्ज शिफ्टिंग के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण चार्ज शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हाईली पोलर होता है। दूसरा ये होता है कि जो कार्बोक्सिलिक जो समूह हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। 2 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इन दोनों कारणों से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टूडेंट, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है
तो डाइमर मिलता है। आप देखेंगे कि ये दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के OH के हाइड्रोजन से H बॉन्ड बना रहा है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के OH का हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ H बॉन्ड बना रहा है। आप देखेंगे कि ये दो H बॉन्ड है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, ग्रीन कलर से ये H बॉन्ड दिखाए गए हैं। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें डाइमर कहते हैं। यही कारण है कि कई बार कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की फॉर्म में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसीलिए उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से डबल आता है। ठीक है, क्योंकि वो डाइमर की फॉर्म में जुड़े रहते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप का कंपैरिजन है जिनका मोलर मास है वो लगभग सिमिलर है, 60 के करीब है, लेकिन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने पर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है आप देखेंगे। ठीक है, ये है ब्यूटेन, इसका मोलिकुलर वेट है 58 और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये काफ़ी नॉन पोलर होता है, इनमें दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है। सेकेंड एग्जाम्पल ईथर, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 7 डिग्री है, ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं मिथॉक्सी ईथेन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 7 डिग्री है, लेकिन इस ईथर और एल्केन का कंपैरिजन करूँ तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आया, क्यों? क्योंकि ईथर पोलर होता है और इस वजह से कुछ अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, हालांकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि जब मैं ईथर और अल्कोहल का कंपैरिजन करती हूँ लगभग 60 मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल से, तो जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो 97.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि लगभग समान मॉलिक्यूलर वेट वाले ईथर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे 7 डिग्री है, यहाँ पे 97.2 डिग्री है। इसका कारण क्या है कि अल्कोहल H बॉन्ड बना सकते हैं जबकि ईथर H बॉन्ड नहीं बना सकते। ये चीज़ मैंने ईथर अल्कोहल चैप्टर में बहुत क्लियरली डिटेल में बताई थी। ठीक है, फिर आप देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, इनका लगभग 49-56 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि इसके फंक्शन ग्रुप तो पोलर है पर H बॉन्ड इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एसिड की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मोलिकुलर वेट 60 डिग्री एसिटिक एसिड और बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री, सबसे ज़्यादा इन सारे जो लिस्ट है इनमें सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इसमें H बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग पाया जाता है, साथ ही जो COOH ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा पोलर है, इस वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमें उन्हें गर्म करना है तो हमें उन अट्रैक्शन बॉन्ड्स को तोड़ना होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किस में है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अभी तक हमने वेरियस फंक्शनल ग्रुप का कंपैरिजन पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट पे। अब आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट पर कार्बन की संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है। ये चार लाइनें चार फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्कीन। इन चारों ही फंक्शनल ग्रुप में आप देखेंगे कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है, 1 से 10 हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट सब में बढ़ रहा है। ठीक है, तो कार्बन की संख्या बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे, जो कि है सॉल्युबिलिटी। जो लोअर मॉलिकुलर वेट वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो काफ़ी वाटर सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल विनेगर जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का वाटर में सॉल्यूशन ही होता है, और ये काफ़ी अच्छे से वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता है सॉल्युबिलिटी गिर जाती है। फॉर एग्जांपल हेक्साडेकेनोइक एसिड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं, तो जो कार्बन वाला पोर्शन होता है मॉलिक्यूल का ये नॉन पोलर पोर्शन होता है, और जैसे जैसे नॉन पोलर पोर्शन बढ़ता है सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाती है, क्योंकि पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर, नॉन पोलर पार्टी बढ़ने की वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की कम हो जाती है। सेम चीज़ आप स्टूडेंट इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जैसे कि 1 से 4 नंबर वाले कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं, और जैसे जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है।
अब हम थर्ड और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, जो कि एसिडिटी है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं। कारण क्यों? क्योंकि इससे जुड़ा जो ऑक्सीजन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है नेचर में। आप देखेंगे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और H+ के रूप में निकल सकता है। जब H+ के रूप में निकल जाता है तो ये देखें, ये आपका एनायन बन रहा है, इसे हम कंजुगेट बेस भी कहते हैं, और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। तो आप देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो रेजोनेंस है उसके कंपैरिजन में उसके जो कंजुगेट बेस में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है। तो इस वजह से एसिड एसीटेट, ये एग्जाम्पल अगर मैं एसिटिक एसिड का मानूं तो ये कंजुगेट बेस में बदल जाएगा H+ देके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि इस H+ होने के बाद जो बचता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। बच्चों, एसिडिटी को या तो Ka से बताते हैं या pKa से बताते हैं। pKa जितना कम होता है एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है, और Ka जितना ज़्यादा होता है एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है। जनरली pKa से रिप्रेजेंट करते हैं एसिडिटी को, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो pKa है वो 4-5 के करीब होता है। अगर मैं इसे वाटर और HF और H2CO3 से कंपेयर करूँ तो वाटर का 16 होता है, H2CO3 का 7 होता है, HF का 3 होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी एसिडिटी वाटर के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कहीं ज़्यादा होती है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो हम उनके कंजुगेट बेस क्या होता है बच्चों? एसिड से H+ जाने के बाद जो बचता है उसे कंजुगेट बेस कहते हैं। हम उसकी स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करते हैं, जिसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, एक तो एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है, एक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। आप पीके वैल्यू देखेंगे किसकी कम है? एसिटिक एसिड की। तो मतलब ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगली स्लाइड में इसका रीज़न देखते हैं, हम इनके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखेंगे। आप देखेंगे कि जो एसिटिक एसिड से बनने वाला कंजुगेट बेस क्या है? ये एसीटेट आयन, ठीक है। और जो इथेनॉल से बनने वाला कंजुगेट बेस है वो ये है इथॉक्साइड आयन। इनसे H+ चला गया है, वाटर ने ले लिया है, ठीक है। अब हम ये जो एसिटिक एसिड से हमें कंजुगेट बेस मिला उससे हम B1 नाम दिया है, और जो अल्कोहल से मिला उससे B2 नाम दिया है। अब हम इनके, ये तो हमने देखा कि किस तरह से कंजुगेट बेस बने। हम नेक्स्ट लाइन में इनकी स्टेबिलिटी, जब आप इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि जो B1 है उसकी स्टेबिलिटी B2 से ज़्यादा होती है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है वो इसके पास में जो कार्बोनिल समूह उपस्थित है उसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गई। तो इस वजह से जो जबकि इस तरह का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपको इथॉक्साइड में नहीं मिलता, क्योंकि जो O- के पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे तो इस तरह का स्टेबलाइजेशन मिल नहीं रहा। तो आपसे पूछे कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, तो आप बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कारण पूछे क्यों होता है, तो आप बताएंगे क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कंजुगेट बेस बनता है वो अल्कोहल से बनने वाले कंजुगेट बेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपसे पूछे कि कारण क्या है इसका, तो आप बताएंगे कि जो कंजुगेट बेस एसिड से मिलता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है कार्बोनिल समूह के साथ रेजोनेंस से। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल्स की एसिडिटी का कंपेयर करेंगे। आप देखेंगे कि अगर मैं पीके वैल्यू से देखूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अल्कोहल का पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसका ये सबसे वीक एसिड होगा। और जो फिनॉल है उसकी एसिडिटी इंटरमीडिएट होगी, मतलब एसिड से कम और अल्कोहल से ज़्यादा। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करा दूँ, पीके वैल्यू जितनी कम एसिडिटी उतनी ज़्यादा। तो इसको हम आगे और डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस बेंजोइक एसिड
ने अपना प्रोटॉन वाटर को दे दिया और बेंजोइट आयन बना लिया। और ये आप देखेंगे कि जो बेंजोइट आयन है वो उसी में ही जो ये COO- है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है अल्कोहल का। अल्कोहल ने अपना फिनॉल का एग्जाम्पल है। फिनॉल ने अपना H+ दे दिया, फिनॉक्साइड आयन बना दिया। ये किस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है मैं फिनॉल वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। और ये एग्जाम्पल है अल्कोहल का। अल्कोहल से जो एल्कोक्साइड आयन मिलता है उसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता। तो अल्कोहल की सबसे कम स्टेबिलिटी क्यों हो गई? क्योंकि इसमें जो बनने वाला कंजुगेट बेस है उसमें किसी भी तरह का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट, जो हमने अभी देखा एसिड, फिनॉल और अल्कोहल का कंपैरिजन, उसमें एसिड की जो सबसे ज़्यादा एसिडिटी का कारण ये था कि जो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। हालांकि दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन वो इक्विवेलेंट है, दोनों एक जैसी ही लगती है। और जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है तो उनका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो फिनॉक्साइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। अब तो इसी वजह से जो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो जो एसिड में जो कंजुगेट बेस बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसी बेस पे क्वेश्चन है कि हम तीनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो ये एसिडिटी के आधार पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिड, फिनॉल और अल्कोहल को। डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे पहले एसिड, फिनॉल और अल्कोहल को NaOH से रिएक्शन कराएंगे। तो जो लास्ट वन है अल्कोहल, चूंकि ये एसिडिक नहीं होता है सफिशिएंट, ये NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। और जो वाटर NaOH डाल के जो वाटर सॉल्यूशन बनाया है उसमें इनमिसिबल हो जाएगा, जबकि एसिड और फिनॉल सॉल्युबल हो जाएंगे। तो आपने देखा NaOH से तो एसिड और फिनॉल ने तो रिएक्शन कर ली लेकिन वाटर ने रिएक्शन नहीं की। तो NaOH के आधार पे हम अल्कोहल को अलग कर लेंगे। अब हमारे पास दो बचे, अल्कोहल अलग हो गया, अब हमारे को दो को अलग करना है, फिनॉल और एसिड को। फिनॉल और एसिड को अलग करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से रिएक्शन कराते हैं। जब इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 गैस इवॉल्व होती है, जबकि फिनॉल इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है और अल्कोहल भी इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। कारण क्या है कि जो NaHCO3 होता है वो भी काफ़ी कम बेसिक होता है, तो इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्ट कर सकता है, जबकि फिनॉल जो है वो भी सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। तो NaHCO3 ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कंपाउंड है जो कि फिनॉल और एसिड को अलग कर सकता है। NaOH नहीं कर सकता लेकिन NaHCO3 अलग कर सकता है। बच्चों, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपको फिनॉल और एसिड दिया है तो आप कैसे अलग करेंगे, तो आप किससे अलग करेंगे? NaHCO3 से, क्योंकि एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है तभी वो वीक बेस NaOH से रिएक्शन कर पाता है, जबकि फिनॉल नहीं कर पाता है और अल्कोहल तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता है। अभी तक तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का फिनॉल अल्कोहल के साथ कंपैरिजन देखा। अब हम देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को कम कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना कम pKa होगा उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी। हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ती है एसिडिटी बढ़ रही है। एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू 4.74 है। जब इसमें क्लोरीन ऐड कर दिया तो इसकी pKa वैल्यू कम हो गई, फिर 2 क्लोरीन ऐड कर दिया तो और कम हो गई और 3 क्लोरीन ऐड कर दिया तो और सबसे कम हो गई। तो आप देखेंगे इधर से इधर जाने पे pKa वैल्यू कम हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण एसिडिटी बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने देखा था कि H+ होने के बाद ये जो नेगेटिव आयन कंजुगेट बेस बनता है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही
ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, इंडक्टिव इफेक्ट से इसको दिखाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचे जाएंगे, तो इस वजह से ऑक्सीजन पे जितनी ज़्यादा कमी होगी वो H को उतनी आसानी से रिलीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने के कारण एसिडिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण, और इस वजह से ऑक्सीजन से H+ आसानी से निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से एसिडिटी यहाँ पे बढ़ रही है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है जिसे में पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, मेटा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो और ऑर्थो नाइट्रो है। मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे कम है। फिर ये अनसब्स्टिट्यूटेड हो गई। नाइट्रो जो तीनों ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए इन तीनों की एसिडिटी सब इन दोनों से ज़्यादा होगी पिछले दो से। अब इन तीनों की आपस में कंपेयर करूँ तो जो मेटा की, पैरा की और ऑर्थो का कंपैरिजन करूँ तो ऑर्थो की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे -R लगता है, तो हम -R को प्रेफरेंस देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ R इफेक्ट से भी कर लेते हैं। और ऑर्थो पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ऑर्थो नाइट्रो की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो -R लग रहा है और -I भी सबसे ज़्यादा है। फिर इससे कम पैरा की होगी, पैरा पे -R लग रहा है लेकिन ऑर्थो के कंपैरिजन में -I कम है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रो की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। ठीक है, और फिर मेटा नाइट्रो सबसे लास्ट में, इन तीनों में सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे -R तो नहीं लग रहा है लेकिन ये -I से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस वजह से COH ग्रुप का H आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर आपको समझ में आया किस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड्स में आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ा देते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को कम कर देते हैं। यहाँ के सामने दो एसिटिक एसिड्स हैं, एक तो फॉर्मिक एसिड है और एक एसिटिक एसिड्स है। आप देखेंगे कि जो फॉर्मिक एसिड है वो मोर एसिडिक होता है एसिटिक एसिड के कंपेरिजन में, क्योंकि एसिटिक एसिड में क्या होता है मिथाइल ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये जो कंजुगेट बेस बनता है H+ देने के बाद उसको डीस्टेबलाइज कर देता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी के कारण। तो इस वजह से एसिटिक एसिड का कंजुगेट बेस होता है वो वीक हो जाता है और एसिटिक एसिड लेस एसिटिक हो जाता है, अगर मैं कंपैरिजन करूं फॉर्मिक एसिड से। तो आपने देखा कि किस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं वो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं और एसिडिक नेचर को कम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेनली 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी और एसिडिटी को डिटेल से पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।